देखिए, ये भारत जैसे देश के लिए बहुत चिंताजनक नहीं कहा सकता है। कुल मिला के, और जिस ढंग से प्रिकॉशनरी मेजर हमारे प्रधानमंत्री के सह पे लिया गया है, ये इसको दुनिया सराह रही है। और हमें लगता है कि एक स्टेज में जाकर के लगभग ये थर्ड स्टेज चल रहा है, तो ये साइकिल ब्रेक होना शुरू हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चूंकि इतना बड़ा जनसंख्या हमारा देश का है ना, इस तरह से कुछ ये दिखाई पड़ता है कि थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मगर कुल मिलाकर के एक साइकिल ब्रेक करने में हम लोग कामयाब होंगे, जो मुझे लगता है कि इस संडे तक स्पष्ट हो जाएगा कि वह साइकिल ब्रेक होना शुरू हो गया है। जब एक बार ये चक्र टूटना शुरू हो जाएगा तो हम लोग इस पर विजय हासिल कर लेंगे। 6 मंत्रालय कमेटी देश के, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, पश्चिम बंगाल में अन्य जगहों पर भेजी गई थी। और जब पश्चिम बंगाल पहुंची तो उसे कोविड-19 पर लॉकडाउन का मुआयना करने से रोका गया। जब मामला बढ़ा तो ममता बनर्जी ने निरीक्षण दल को मामले ममता जी का ये जो तरीका है, कुल मिला करके ये इस देश के संघीय ढांचा के लिए बड़ा चिंताजनक है। किसी एक स्टेट के मुख्यमंत्री का इस ढंग से कोऑपरेट नहीं करना, हम ये मानते हैं कि ये इस संसदीय व्यवस्था में या कहीं न कहीं एक संसदीय अनुशासनहीनता है ये। इसलिए ममता जी पता नहीं क्या समझती हैं, क्या कर रही हैं। उनको बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और संकट ये है कि वह एक दुनिया के एक गरीब देश से सटा हुआ राज्य है। वह बांग्लादेश गरीब कंट्री है, जहां से लोग बराबर हमारे यहाँ माइग्रेट करते रहे हैं। और हम ये नहीं मानते हैं कि गरीब इसके शिकार हैं, मगर हो सकता है कि तबलीगी जमात के कारण हो, या बीमारी कहीं और से आया हुआ हो, या क्रॉस बॉर्डर हो, तो बांग्लादेश से संभावनाएं बनी रहती है। किसी भी ढंग का उग्रवाद का मामला हो, अस्त्र शस्त्र का मामला हो, या कुछ स्मगलिंग का मामला हो, या बीमारी का मामला हो, तो थोड़ा अलर्ट तो ज्यादा उनको होना चाहिए। इस देश के बॉर्डर स्टेट को एकदम अलर्ट होने की जरूरत है। और उस मामले में मुझे लगता है कि सबसे अधिक बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश का, तो वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल के मुखिया के नाते इनको, ममता जी को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए उनको, जो नहीं कर पा रही है। चिंता की बात है। राहुल गांधी द्वारा गरीबों को भूखा मरने के ट्वीट के बाद रामविलास पासवान ने कहा है कि हमारे पास 549 लाख टन का अनाज स्टॉक है। निकट भविष्य में इसमें कोई कमी नहीं होगी। हमने सभी राज्यों को अपने राज्यों में गरीबों को राशन वितरित करने के लिए कहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी गरीबों को भूखा नहीं रहना चाहिए। देखिए, स्टॉक तो इस देश में है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लें कि पटना में ही जो हमारा गोलघर है, और गोलघर भी एक समय था जब गोलघर में अनाज इतना इकट्ठा होता था कि देश भर के भूखे को यहां से अनाज खिलाया जा सकता था। और ये कुल मिलाकर के जो 1927 में जो भयंकर अकाल पड़ा था, जो ग्रेट फेमिन था, उसका उसी समय ये बना। तो मुझे लगता है कि अगर रामविलास पासवान जो इस देश के फूड मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है, तो हमें विश्वास करना चाहिए, जनता को विश्वास करना चाहिए कि अनाज सफिशिएंट है। और बार बार हमारे मंत्रियों ने कहा है कि हम सब लोग के देश के पास 18 महीने का तो स्टॉक है। तो ये एक संतोषजनक स्थिति है। इसलिए बहुत पैनिकी होने की आवश्यकता है। जनता को हो, चाहे किसी को भी, शासन प्रशासन किसी के लोगों को भी बहुत इससे बहुत भयाक्रांत नहीं होना है। अपने देश में सफिशिएंट है। मामला डिस्ट्रीब्यूशन का है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इसका होगा या कैसे किया सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ढंग से हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये एक बड़ा समस्या है, जिसे अभी इस दौरान हमारे बिहार के भी चीफ मिनिस्टर महोदय ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों ने काफी प्रयास किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही जस्टिफाइड किया जाए। ये प्रयास किया है। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में या ऐसे संकट काल में हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख जाते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ढंग से होगा। इसलिए बहुत चिंता नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के आदमी को
होप जो है, देखिए इन हाथों में आशा और धैर्य, ये दो बड़े हथियार होते हैं जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और खतरे से या आशंकित भय से या फियर ऑफ फ्यूचर से बचाता है। OIC की इस्लामोफोबिया टिप्पणी पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, एक तो जितने 51-52 देश मुसलमानों के हैं, मतलब इस्लामिक स्टेट हैं, तो इस्लामिक स्टेट में उनका एक ग्रुप है OIC, और OIC का अपना एक स्टैंड होता है। उसी ढंग से OIC है, ओपेक है, अमेरिका का नाटो है, हम लोग का सार्क है। तो दुनिया में ऐसे कई समूह बने हुए हैं जो कई देशों को मिलाकर बना हुआ है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से पूरे देश दुनिया के मुस्लिम समाज की ओर से, और देखिए बता रहे मुस्लिम समाज अभिशप्त है, अपने आप को बहुत साइंटिफिक नहीं किया है। आज ये चिंता की बात है कि मुसलमानों ने आज तक कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा किया है, क्योंकि उनकी सीमाएं, उनका जो अपना एक सिस्टम है जो मोहम्मद साहब कहे गए उसी के बीच में है। इसलिए मेरा माध्यम से उस समाज से मेरा आग्रह भी होगा कि आज क्या कारण है कि मुसलमान समाज में कोई नोबेल साइंटिस्ट नहीं पैदा हो सका है, क्योंकि उसकी सीमाएं बंधी हुई है। उनको बचपन से ही उनको इस ढंग का पढ़ाई किया जाता है कि वह कहीं न कहीं वो हदीस से और इससे कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए मेरा आग्रह होगा उस समाज से, वह सबसे साइंटिफिक रिलीजन है, लेटेस्ट रिलीजन है, और उसको ओपन करना चाहिए ताकि उस समाज से भी बड़े सोशल साइंटिस्ट निकलें। इस बात की आवश्यकता है। इसलिए मुझे इस बात की चिंता है कि 51-52 देश होते हुए भी इस्लामिक कंट्री से कोई बड़ा साइंटिस्ट पैदा नहीं हो सका। ये चिंता की बात है। एक बड़ा फिजिकिस्ट, बड़ा बॉटनिस्ट नहीं पैदा हुआ आज तक है, क्योंकि कारण उसका यह है कि एक बड़ी बंदिशों में है वह, और जो कुरान के हदीस के हैं उनकी सीमाएं इतनी बंधी हुई है, जबकि आप देख लें कि न्यू टेस्टामेंट हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, बाइबल हो, या हमारा पुराण है, महाभारत है, रामायण है या वेदा है, इसमें बराबर परिवर्तन होता रहा है, लेकिन उनके धर्म ग्रंथ में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। ये चिंता की बात है। इसीलिए उस समाज को, अगर आज दुनिया में वह समाज किसी के निशाने पे है या बहुत सॉफ्ट टारगेट बनता है, तो इस कारण से वो हो रहा है कि उस समाज में खुलापन नहीं है। वह समाज बाहर के ज्ञान विज्ञान को स्वीकारने को तैयार नहीं है। इसीलिए इस्लामिक वर्ल्ड को जानना चाहिए कि जितना अधिकाधिक अच्छी बातें हैं दूसरे धर्म से भी ग्रहण करे, जिस ढंग से हिंदू और ईसाई ग्रहण करते हैं। बीजेपी के विधायक, हिसुआ के विधायक अनिल सिंह के ई पास पर बवाल हुआ। जदयू ने पलटवार किया, भाजपा को कार्रवाई करने के लिए कहा। अब मामला जदयू के खाते में चला गया है। पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा ने भी ई पास निर्गत करवाया है और दिल्ली से पूर्णिया चले आए। देखिए, इस पे थोड़ा मुझे लगता है कि इतना अधिक स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप देखें, कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे, उत्तर प्रदेश के बच्चे थे फंसे हुए, मंगवा लिया। MP मध्य प्रदेश के बच्चे फंसे हुए थे, मंगवा लिया उन लोगों ने। मतलब कई राज्यों के लोगों ने अपने बच्चों को वहां से बुला लिया है। मुझे लगता है कि थोड़ा इस मामले में उदारता पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी अपने जो बच्चे हमारे फंसे हुए हैं, सर्वाधिक बच्चे अपने बिहार के वहां पर हैं, मुझे लगता है आज भी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो बच्चे हमारे वहां पर हैं उनको मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वापस बुलाना चाहिए। और जो लोग हमारे दिल्ली से पटना आए हों, चाहे पटना से दिल्ली गए हों, कोटा गए हों, ऐसे विधायकों को भी माफ कर देना चाहिए। और जो गार्जियंस चाहें अगर, तो उनको पास निर्गत करके, और हमें कई शिकायत मिला है हमको, इसलिए मुझे लगता है कि उन बच्चों को बुला लेना, या तो सरकार बुलाए या सरकार आदेश दे उन गार्जियन को, उन पालक को, कि उसको ले आने का काम करे। ये एक मानवीय दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, और बाकी राज्यों ने उसको फॉलो किया है। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार को भी ये फॉलो करना चाहिए ताकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी या विवाद ना हो सके इसमें।